नमस्कार, स्वागत है आपका जीसीए ऑनलाइन। और मैं हूं ए के मौर्य और आप देख रहे हैं जीसीए ऑनलाइन ट्यूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट का तीसरा वीडियो लेक्चर है। और आज हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी वृत्तीय रिंग के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके कारण, सर्कुलर रिंग के कारण किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, यानी जो उसका एक्सिस होता है इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इसमें चीज़ लेंगे हम लोग उसको लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं कि माना एक वृत्ताकार रिंग है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और तथा इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो आई है, और वृत्ताकार रिंग के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। कह रहा है कि हमें वृत्ताकार रिंग के कारण अक्षीय बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे जैसा कि चित्र में दिखा दिया गया है, यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है और इसका रेडियस देख पा रहे हैं यहाँ पे आर है, और इससे बिंदु ओ है जो इसका सेंटर पे है, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं डीएल, और इस डीएल एलिमेंट के कारण पी बिंदु पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका 2 को कंपोनेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये B1 है तो इसका 2 को कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा B1 cos थीटा और एक हो जाएगा B1 sin थीटा। फिर से अगर इस इधर वाले एलिमेंट का अगर इधर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा B2, तो ये हो जाएगा B2 cos थीटा और B1 sin थीटा। यहाँ पे कह रहा है कि माना एक छोटे अल्पांश DL के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB है, यानी DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पे क्या है, dB है, जिसके 2 कंपोनेंट है। यदि दोनों कंपोनेंट अक्षीय बिंदु की ओर स्थित है तो इसकी दिशा में एक ही होगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा B1 और B2। तो कह रहा है कि यहाँ पे 2 बच रहा है। पहला नंबर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB है, ठीक है। तो dB बराबर हो जाएगा B1 sin थीटा और B2 cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा B sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे dB का वैल्यू हो जाएगा B sin थीटा, दोनों को जोड़ने पर अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं x का वैल्यू। x क्या है जी, तो यहाँ पे है ये वाला जिसको हम लोग इस त्रिभुज का कोण बोल सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो r है और ये वाला है कैपिटल R। तो ये x यहाँ से लेकर के यहाँ तक माने हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर √r² प्लस छोटा r²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बड़ा r² प्लस छोटा r²। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो इसमें P कौन हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा R, और इस वाले ट्रिंगल में P हो जाएगा R और H हो जाएगा X। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा बराबर R/X यानी P/H। अब dB का वैल्यू लिखते हैं, तो dB बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, KI/DL sin थीटा बाई r², और इंटू में क्या है साइन थीटा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 एंगल बना रहा है तो हो जाएगा 1। तो dB का वैल्यू हो जाएगा KI/DL sin 90 डिग्री, और यहाँ पे जो साइन थीटा था इसका वैल्यू कितना है, R/X है। अब यहाँ पे dB का वैल्यू लिख देंगे KI/DL साइन, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 R/X, और नीचे r² है तो r²। फिर से यहाँ पे देख रहे हैं कि dB का वैल्यू KI/DL/r² R/X, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो KI/DL/r² P/X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dB के
इंटीग्रेशन हो जाएगा b। जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देंगे, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, k है, i है, आर स्क्वायर है, फिर से p है और x है। ये भी सभी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको बाहर कर देंगे। फिर यहाँ पे dl का इंटीग्रेट करेंगे, और जो आपका dl है वो क्या है, तो dl कह सकते हैं कि जो ये सर्कुलर रिंग है उस रिंग का क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस हो जाएगा। तो सरकमफरेंस का वैल्यू कितना होता है, 2πr। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा KIR अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे क्या था, x, क्योंकि जो नीचे था वो r बाई कितना था, r/x था, तो इसको यहाँ r/x लिख दिए हैं। तो हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे देख रहे हैं हो जाएगा r में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4π से 2π को कैंसिल कर दे रहे हैं तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे r/x था तो हो जाएगा r और इंटू x, तो हो जाएगा 2x3, x स्क्वायर और x हो जाएगा तो हो जाएगा 2x3। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपको μ0I r² अपॉन 2x3। तो जो b का वैल्यू हो जाएगा μ0I r² अपॉन 2, और रूट x का वैल्यू कितना था, r² अब प्लस छोटा r², इन दोनों का जो था वो q हो जाएगा। तो जब q होगा तो ये हो जाएगा, इसका पावर होता है 1/2 और ये हो जाएगा 3। तो कितना वैल्यू इसका हो जाएगा, इसको अगर कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो b का वैल्यू आ जाएगा μ0I r² अपॉन 2r³ रूट अंडर r² प्लस r² का होल क्यूब। अब कह रहा है कि एट सेंटर ऑफ द रिंग, तो जब रिंग के सेंटर पे आएंगे तो किसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये छोटे वाला जो r है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फिर से फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0I r² अपॉन 2 रूट अंडर r² का क्यूब। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, छोटा r हो जाएगा 0, हो जाएगा कितना, μ0I r² अपॉन r, तो हो जाएगा μ0I, r से r² कैंसिल हो जाएगा, μ0I अपॉन 2r। कह रहा है कि जब टर्न्स फेरों की संख्या अगर n हो तो मैग्नेटिक फील्ड n गुना हो जाता है, यानी उसमें हम क्या करेंगे, n का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कितना उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसकी टर्नों की संख्या कितना हो, n हो तो। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सर्कुलर रिंग। इस सर्कुलर रिंग के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिशा निकालना। अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, और आगे वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, कि अगर किसी चुंबक को क्या करते हैं, एक रिंग से गुजारा जाता है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे एक नियम पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार रिंग में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो दाहिने हाथ को इस तरह रखेंगे कि हाथ की उंगलियां विद्युत धारा की दिशा में हो, हाथ की उंगलियां विद्युत धारा की दिशा में हो, और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करे। मतलब इसमें इस तरह से वृत्ताकार रिंग में धारा प्रवाहित हो रही है जिसका वैल्यू कितना है, I है। तो इसको दाहिने हाथ से इस तरह रखेंगे कि जो हाथ की उंगलियां हैं वो विद्युत धारा की दिशा में हो। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा होगा, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वह किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे करंट अगर ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, और मुड़ी हुई जो उंगलियां है अगर मान लीजिए कि करंट की दिशा में है तो जो अंगूठा होगा मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट किधर जा रहा है, करंट ऐसे है क्लॉकवाइज में है,
तो इसकी जो दिशा होगी किधर होगी, ऊपर की ओर। अब यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी दिशा किधर की होगी, नीचे की ओर। यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड्स। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो सॉरी, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जब किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये अपवर्ड माने ऊपर की ओर होगा। अब लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड, इसमें किस में होगा, डाउनवर्ड में होगा। करा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड्स। अब इसके बाद से यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। करा है कि करंट फ्लो इन सर्किट और वायर में अगर जो सर्किट होगा, सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वह किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा गया है, टाइप्स ऑफ फील्ड लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स को हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट से, फिर से क्लॉकवाइज होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा डाउनवर्ड्स, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल से, ताकि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये करंट कैरिंग वायर है और जिसके सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फ़ा। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 6। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 आर। अब इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो किस जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो परपेंडिकुलर किधर होता है, अपवर्ड्स की तरफ, और वहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, तो डॉट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड्स एंड डॉट मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी आप देख सकते हैं ये हो जाएगा कहाँ पे, नीचे की ओर है, तो डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, और इसका क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। इसके बाद से यहाँ पे है आपका इस तरह का, तो हो जाएगा बी बराबर, इस पे एंगल कितना है, 3 पाई बाई 2 है, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आर 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पाई आई बटा 8 आर। डायरेक्शन कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होगा और क्रॉस हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये भी है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है जिसमें यहाँ पे आपका रेडियस है R1 R2 R3 R4 R5 R6, इस तरह से। एक है आपको क्लॉकवाइज में, एक है एंटी क्लॉकवाइज में, एक है क्लॉकवाइज में, एक है एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरह से लिखा गया। पहला है किस में, एंटी क्लॉकवाइज में। तब इसके लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 R2 R1 लिखते हैं R1, और इसके जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, पाई बाई 6, तो हो जाएगा कितना, पाई बाई 3 24 आर। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, डॉट होगा। कैसा होगा, डॉट होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे किधर की ओर गया, यहाँ पे जो एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो दूसरा होगा क्लॉकवाइज में। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपन 24 आई, क्योंकि सब में कॉमन होगा, आई बाई R1 माइनस आई बाई R2 प्लस आई 3 बाई R3 माइनस आई 4 बाई R4। तो इस तरह से एक तरह से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आर और पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई, और नीचे हो जाएगा 4 R1।
और यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 4 2 जा 8 R1। तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 R1, सॉरी यहाँ पे 2 R1 लिखा गया है तो हो जाएगा 8 दूना 16 R1, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 16 R1। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है पहला, तो क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में होगा तो कैसा होगा, क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से सबका आप निकाल सकते हैं। चलिए अब एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर एक सीधा तार होगा तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक सीधा तार है, थोड़ा फिगर छोटा है, आप लोग इसको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है आर से लेकर के एस तक है, और यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट पी है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, डी है। और ये वाला जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये है आपका θ1, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना रहा है ये है आपका θ2। और फिर से यहाँ से एक पॉइंट माने हैं, तो ये जो पॉइंट माने हैं यहाँ से और यहाँ का जो बीच की दूरी है ये है dy, और ये जो दूरी है आपका ये है यहाँ से और यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट माने हैं ये कितना है, dy, और इस dy के कारण जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो है dθ। तो फिर ये नीचे का जो एंगल है यह कितना है आपका, θ है, और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो है कितना, r है, और यहाँ पे इसको मान लिए हैं कि बना रहा है केंद्र पे कितना कोण, θ डिग्री का। तो अब हम समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। करा कि माना कि एक सीधा तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना है, I है, और इस तार से d दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर तार के दोनों सिरों के बनने वाले जो कोण है वह θ1 तथा θ2 है। इस तार से dy लंबाई का एक एलिमेंट माना गया है, जिसके कारण P बिंदु पर बनने वाले कोण कितना है, θ है, तथा एलिमेंट dy P की दूरी r है। हमें P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र से देखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आइए मिल करके बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिंगल लिए हैं OPQ, यानी यहाँ पे आपका हो गया O, और यहाँ पे हो गया P, और यहाँ पे हो गया Q, इस छोटे से त्रिभुज में। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OQ बाई OP, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा OQ और आधार हो जाएगा OP, तो हो जाएगा आपका y बाई डी, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी लिए हम d लिए हैं। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, d tan थीटा। डिफ्रेंशिएशन ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब dy इधर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy, और इधर हो जाएगा d कांस्टेंट है, लिख देंगे tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, और थीटा नहीं था नीचे तो लिख देंगे d थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर OP बटा PQ। cos थीटा बराबर उसी में से लिखेंगे, cos बराबर हो जाता है लंब बटा आधार बटा कोण। तो आधार इसका कितना है, आधार है इसका OP, और कोण कितना है PQ, तो हो जाएगा OP बटा PQ। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा D, OP का वैल्यू है D और इसका वैल्यू है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा D बाई cos थीटा, R बराबर हो जाएगा D सेक थीटा, ठीक है। अब करा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dy एट पॉइंट P, यानी dy के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकलेगा पॉइंट P पे वह कितना होगा। देखिए यहाँ पे है आपका dy, ये वाला है आपका dy, तो dy का वैल्यू हमको दे दिया है, और इसके कारण क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि एंगल कितना बन रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड
क्या होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट आई 4R, और इधर हो जाएगा DL इंटू आर बाई आर क्यू। ये किसका वैल्यू लिखा गया है, DL का और साइन थीटा का। तो हो जाएगा यहाँ पे म्यू dB बराबर म्यू नॉट आई अपन 4R DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर एगो यहाँ पे DL का लिखा गया है, थीटा का वैल्यू तो आ गया है आर क्यू। अब यहाँ पे dB का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4R डी वाई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट आई अपन 4R। तो अब इसका जब हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा dy, और साइन थीटा को लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, dy का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। dy का वैल्यू आया था कितना, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा का कॉस थीटा, और नीचे है r का वैल्यू तो हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा। तो dB का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई, यहाँ पे जो d है उसको कॉमन निकाल लिए हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, बच जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो dV का b हो जाएगा, और इसका जो कॉमन निकाले थे म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो हो जाएगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, क्योंकि पूरे वायर के कारण निकालना है। बजाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी, साइन थीटा करेंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइज थीटा माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 2 तक। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या कर दिया माइनस लगा दिए क्योंकि एंगल माइनस था। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। रहा कि ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। ताकि जहाँ आई तार में प्रवाहित धारा डी से पी बिंदु के बीच का दूरी है, और जो थीटा है वो एक ही छोर से बनाए गए कोण है, थीटा 2 जो है वो दूसरा छोर से बनाया गया कोण है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि तार की लंबाई अनंत हो तो अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई डी। केस 2 है, कह रहा है कि यदि तार की लंबाई एक छोर अनंत हो और दूसरा पी बिंदु के लंबवत दूरी पर हो, तो हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर 0 डिग्री। एक अनंत हो और एक क्या हो पी के समान हो, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो एक हो जाएगा साइन 0 और एक हो जाएगा साइन, तो 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी। तो इस तरह से हम लोग आज जो पढ़े हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाले, और यहाँ पे एक लंबे वायर के कारण और एक सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह इसी चैनल पे नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।